नमस्कार दोस्तों, डीकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आज की जो क्लास है आपकी ये मेंटरशिप प्रोग्राम में जो करंट अफेयर्स का टेस्ट हो रहा है ना, एक हफ्ते में हम एक मंथ का करंट अफेयर्स भी एक दिन अलग से पढ़ने के लिए देते हैं और फिर उस पर क्वेश्चंस बनाकर आपको उसका टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो आज ये करंट अफेयर्स का भी आपका क्लास है जो आप YouTube पे भी देख पा रहे होंगे और पेड कोर्स वाले साथी इसको जो है ऐप के माध्यम से भी देख रहे होंगे। बेसिकली ये डेमो है आप लोगों के लिए कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी हम लोग किस तरीके से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या लेवल प्रश्नों का है, ताकि आप खुद को जांच सकें और इस प्रोग्राम का जो है सिस्टम जांच सकें। क्योंकि 2.0 वाला जो प्रोग्राम है मेंटरशिप वो 8 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसमें मुझे लगता है 100 सीटें भी नहीं बची हैं एडमिशन के लिए, क्योंकि एक फिक्स सिस्टम है, उतनी ही सीट पर एडमिशन होगा। ठीक है, चलिए तो 7 तारीख तक उसमें सबको जोड़ लिया जाएगा, अधिकतम 5 तारीख या सीट भर जाना, जो भी पहले होगा तब तक आपका एडमिशन उसमें क्लोज कर दिया जाएगा। तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, मुझे लगता है 4 तक ही सीट फुल हो जानी चाहिए, मतलब कल तक सीट फुल हो जाएंगी उसमें, तो आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा। मैंने 3 डेमो जो डेली टेस्ट हो रहा है उसके इस चैनल पर पढ़े हैं, ये आज आपको करंट अफेयर्स का डेमो मिल जाएगा। ठीक है, ये है उस प्रोग्राम का नाम। आप चाहे आरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, दोनों को कंबाइंड तरीके से हम कैसे टारगेट कर सकते हैं उसका फुल प्रूफ प्लान आपके सामने है। ठीक है, और इसको हमने नाम दिया है, अगर आप 3 बार रिवीजन 100 दिन में कर लेते हो तो आपकी सफलता के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। चलिए, तो अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स है ना। अक्टूबर महीने में जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में हमारे 50 शानदार बेहतरीन से प्रश्न हैं। चलिए देखते चलते हैं प्रश्नों के माध्यम से। हमेशा की तरह जो चीज याद कराने जैसी होगी वो मैं आपको याद भी कराता रहूंगा। चलो, गंगा डॉल्फिन, ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन इसका जो है साइंटिफिक नाम है, के संदर्भ में सही कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश ने द उत्तर प्रदेश डिक्लेयर्ड गंगा रिवर डॉल्फिन एज द स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑन अक्टूबर 6, 2023। 6 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश ने गंगा नदी डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। अब राज्य का जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। फैक्ट बिल्कुल सही है। वर्ष 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी थी। मतलब गंगा नदी डॉल्फिन अब उत्तर प्रदेश का भी राजकीय जीव है और भारत सरकार का भी राजकीय जलीय जीव है। दोनों फैक्ट सही है। डेट याद रखो ना रखो, अक्टूबर याद रखना है ना, अक्टूबर 2023 में, तो दोनों सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऐसी डिटेल्ड व्याख्या आपको हर प्रश्न के साथ पीडीएफ में भी मिलती है ना। पीडीएफ टेस्ट का क्या फॉर्मेट है कि आपको सुबह जो टारगेट दिया जाएगा उससे रिलेटेड 40 या करंट अफेयर्स के 50 सवाल आपको दिए जाते हैं। उनका पहले अनसॉल्व्ड टेस्ट दिया जाता है, उसके 1 घंटे बाद सॉल्व टेस्ट दिया जाता है और फिर सॉल्व आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हो, साथ साथ मेरे द्वारा रिकॉर्डेड उस टेस्ट का वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है प्रश्नों को, जिसमें हम बताते हैं कि आप प्रश्न कैसे हल कर सकते हैं, है ना। आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार की भी चीजें। ठीक है, चलिए, तो ये दिया है, इतने को हुआ। किस किस नदी में पाई जा रही है, यहां ये नदियां दी हुई हैं, यह भी पूछा जा सकता है। लगभग 2000 उत्तर प्रदेश में ये है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसका जो वो है वो संकटग्रस्त है और बाकी सभी चीजें दी हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भी ये जो है जलीय जीव है, इसका शिकार करना दंडनीय अपराध है। चलिए, मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ कहां से किया गया, ये बेसिकली क्या है ना। आपने सुना होगा मिशन शक्ति, मिशन शक्ति के तहत ही ये सारे काम भी किए गए हैं। मिशन शक्ति बेसिकली क्या है, महिलाओं को एम्पावरमेंट देना या महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो है एक मिशन है गवर्नमेंट का। ठीक है, उसके अंतर्गत क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने वाले सिस्टम लाए जा रहे हैं। उसी का एक सब पार्ट है मिशन महिला सारथी। इसमें क्या है कि रोडवेज की बस में अगर आप कभी चले हो तो एक ड्राइवर साहब होते हैं जो बस चलाते रहते हैं, एक कंडक्टर साहब होते हैं, भैया टिकट ले लेना सब लोग वो। तो ये ऐसी बसों का संचालन शुरू किया गया है। 50 बस अयोध्या से शुरू की गई हैं जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर दोनों महिलाएं होंगी। तो वही पूछ रहा है शुभारंभ कहां से किया गया, अयोध्या से, ऑप्शन नंबर ए। तो इसके बारे में
और सारी चीजें मैंने इसमें आपको बता दी। चलिए आगे देखते हैं, नौसेना के शौर्य संग्रहालय का निर्माण कहां पे किया जा रहा है? तो भारतीय नौसेना का शौर्य संग्रहालय है। नौसेना ने जितनी भी चीजें जीती हैं, किसी भी जो है क्या कहते हैं, टैंक इत्यादि का कोई प्रयोग विशेष है जिसकी मदद से कुछ जीत मिली है, तो उनका यहां सब जो है प्रदर्शन है। ये कहां किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय। आपको इसमें दोनों प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, सिंगल स्टेटमेंट वाले भी, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले भी, जैसे और मैचिंग वाले भी। जैसे जैसे मतलब जिस लेवल के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उस लेवल का एकदम ध्यान रखा गया है ना। चलिए, ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो। एक काम और कर लेते हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं मंथली, है ना, वो पेड जो चल रहा है वो ठीक है, लेकिन मंथली करंट अफेयर्स के भी 100 सवाल 80 सवाल जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आपके लिए कराता रहूंगा। ठीक है, तो जनवरी से उसको स्टार्ट कर लेंगे ताकि जो है आपकी आगे की सारी परीक्षाएं टारगेट हो जाए। तो ये भी मुझे बता देना कि आप लोग ऐसा चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो। ठीक है, यद्यपि आप लोगों की मुझसे शिकायत है कि सर आप यूट्यूब पे जो है हमारे लिए कक्षाएं नहीं ले रहे हैं, जल्दी ही मैं उसका भी ध्यान रखूंगा। इस बीच थोड़ी ज्यादा व्यस्तता है और मेंटरशिप वाला प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से रन करना पड़ता है, तो व्यस्तता थोड़ी ज्यादा है। जल्दी ही आपको कक्षाएं मेरी यूट्यूब पे भी मिलना शुरू होंगी। नौसेना के शौर्य संग्रहालय की स्थापना लखनऊ में प्रॉपर दिया है, कहां कहां है, कैसे कैसे है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मेडिटेक पार्क के संबंध में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर मल्टी स्टेटमेंट वाला सवाल। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रेटर नोएडा में मेडिटेक विकसित किया जा रहा है। मेडिटेक पार्क, मेडिटेक पार्क बेसिकली है क्या कि चिकित्सा से संबंधित जो भी उपकरण होते हैं, है ना, मान लो डॉक्टर चीरफाड़ कर रहे हैं, सर वो कैंची तो पंसारी की दुकान में मिल जाती है बेटे, वो स्पेशल कैंची होती है ना, और भी तमाम उपकरण होते हैं, आपने देखे होंगे। अगर आप जो है तमाम बड़ी बड़ी मशीनें होती है जिनको इंपोर्ट करते हैं हम बाहर से, जिनको इंपोर्ट करते हैं, तो क्यों ना इनका भी मेक इन इंडिया कर लें। इसलिए एक मेडिटेक पार्क बनाया जा रहा है 350 एकड़ भूमि में। देखो, याद करने वाली चीज क्या होती है, वो किस लिए है, कहां बन रहा है, कितने एरिया में बन रहा है, कब शिलान्यास हुआ, कब से स्टार्ट हो जाएगा, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं। हम उन्हीं में से ही मैं भी सवाल बनाता हूं ताकि आपको जो है तो 350 एकड़ भूमि याद रखोगे। ग्रेटर नोएडा में एक एयरपोर्ट बनना है जेवर के पास, जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट, उसी के पास ये सिस्टम है। दोनों बात सही है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, प्रॉपर पूरी डिटेलिंग आपको यहां दी गई है। ठीक है, चलिए, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो उदयपुर बनेगा। उदयपुर को बोला जाता है झीलों का शहर। ठीक है, यद्यपि राजस्थान में, लेकिन फिर भी झीलों का शहर बोला जाता है। विभिन्न झील मिला के उदयपुर को झीलों के शहर। तो यह भी स्टेटमेंट आपसे अलग से भी पूछा जाता है। ठीक है, अक्टूबर 2023 की घोषणा के अनुसार उदयपुर भारत का पहला, जहां मैंने कही घर का पहला लल्ला, पता कितनी खातिर होती है, घर की पहली बेटी कितनी खातिर होती है, टू मच स्पेशल है जी। ऐसे ही भारत का पहला हो, भारत में पहली महिला हो, पहला पुरुष हो, ये सवाल भी टू मच स्पेशल वाले हो जाते हैं। तो आप ये याद रखोगे, राजस्थान के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा। तो कौन स्टार्ट कर रहा है ये, और इस तरीके की तमाम चीजें इसमें दी है। ठीक है, चलिए, रामसर कन्वेंशन यहां दिया गया है। रामसर कन्वेंशन भी है, अंतरराष्ट्रीय संधि है। यह संधि वेटलैंड के संरक्षण के लिए की गई है। इस संधि पर ईरान के रामसर में वर्ष 1975 में हस्ताक्षर किया गया था। तो आपको यहां से रिलेटेड एक फैक्ट ये भी ध्यान रखना है। चलिए, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जब हम करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे थे आपके आरओ की परीक्षा से पहले, तब मैंने आपको बताया था कि भूख सूचकांक, कोई आदमी भूखा है तो क्या कहेगा, 1 रुपया दे दे भैया। कितना रुपया दे दे? 1। बोले कितना? बोले 1। बार बार 1-1 रुपया मांगेगा, मतलब 111। तो वैश्विक भूख सूचकांक में हम किस स्थान पर हैं? 111। हमेशा याद रखो कि जो सूचकांक है इनके विषय में क्या बात याद रखनी है। भारत की रैंक याद रख लो, शीर्ष देश याद रख सको तो रख लो, अन्यथा कोई बात नहीं। लेकिन कौन जारी कर रहा है, जारीकर्ता कौन है, उसको विशेष याद रखो। जारीकर्ता में भी वो याद रखो जो सिंगल इंस्टीट्यूट कोई जारी कर रहा है। 4-5 इंस्टीट्यूट मिल मिला के कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हल्का सा ये दिमाग में रख लेना कि 2-3 मिलके कर रहे हैं।
हैं। बाकी का आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो वैश्विक भूख सूचकांक 2023 125 देशों की सूची में भारत को 111वें स्थान मिला, पिछले साल में 107वें स्थान पर थे। अब देखो यह सूचकांक संयुक्त रूप से दो गैर सरकारी संगठन आयरलैंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वेट हंगर हिल्फ द्वारा जारी किया जाता है। तो आप हल्का सा ध्यान रख सकते हो, लेकिन जहां पर्टिकुलर एक संस्थान किसी सूचकांकों को जारी कर रहा हो वो बात आपको याद रहनी ही चाहिए, ठीक है। और इसका अगर स्कोरिंग वाला और पूछेगा तो दक्षिण एशिया और सहारा के दक्षिण में स्थित अफ्रीका विश्व के सर्वाधिक भूखमरी ग्रस्त क्षेत्र है। तो ये एज ए फैक्ट करके भी आपसे बात यहां से पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, अगला फैक्ट हमसे क्या कह रहा है। चलिए, कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव रिपोर्ट। कृषि सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, कृषि की सुरक्षा कैसे हो सकती है, और खाद्य सुरक्षा, कृषि और खाद्य सुरक्षा मतलब कि पता लगे कि भैया राशन वाला गेहूं पड़ा है, मार चूहे कुतर रहे हैं, है ना। तो इसकी बात चल रही है कि सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव रिपोर्ट। अगर कोई आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, बारिश, भूखा इत्यादि इत्यादि, तो उनकी प्रभाव रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कृषि और खाद्य सुरक्षा आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। बात बिल्कुल सही है, FAO ही इस रिपोर्ट को जारी करता है। कथन ठीक है, कारण देख लेते हैं। आपदा की घटनाओं के कारण अनुमानित 3.8 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की फसलें और पशुधन उत्पादन नष्ट हो जाता है। प्रायः जो डेटा दिया रहेगा आपको कथन कारण वाले सवालों में, प्रायः वो डेटा सही रहता है ना। और अगर गलत भी होता है सवालों में, आप PYQ उठा के देखना, यही PYQ एनालिसिस का तरीका होता है। आप देखेंगे तो या तो इस डिजिट को बहुत ज्यादा छोटा बड़ा कर दिया जाएगा, तब भी गड़बड़ हो जाता है। तो आप इस प्रकार की अगर कोई रिपोर्ट आए तो उसमें कुछ डेटा अगर मेंशन किया हुआ है तो उस डेटा को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यह भी सही है, लेकिन बीच में क्योंकि लगाओ, कथन कारण के बारे में मैं बताता हूं। कथन इस ऐसा है क्योंकि कारण ये है, अगर ऐसी बात है तब फिर वो सेटिस्फाइंग होता है, वरना बी और ए सही है किंतु ए इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, बी दिया है। चलो, जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। तो जमरानी बहुउद्देशीय, देखो बहुउद्देशीय परियोजना क्या होगी, जिससे जल विद्युत क्रिएट होगी, है ना, जिससे जो है सिंचाई के लिए पानी जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे और भी जो है विद्युत क्रिएट होगी, इत्यादि इत्यादि काम जो है डैम बनाकर किए जाते हैं। तो जमरानी जो है कहां, जमरानी के विषय में क्या क्या है, उत्तराखंड के जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत है, ठीक है, उत्तराखंड में। तो जमरानी उत्तराखंड, मैंने कैसे याद कर रखा था जमरानी बांध को, मैंने ऐसे याद कर रखा था कि आपका, मैंने आपको याद कराई थी जब मैं उत्तराखंड के दर्रे याद करा रहा था, मैंने आपको याद कराया हेमा मालिनी उत्तराखंड में है। तो हेमा मालिनी जब उत्तराखंड में है, वहीं जम गई भाई साहब रानी वहीं जम गई। कौन सी रानी, बोले हेमा मालिनी, सर ने बताया था, है ना। तो हेमा मालिनी वहीं जम गई, ऐसे भी याद रख सकते हो। और हेमा मालिनी, माना, नीति, लिपुलेख, तीनों दर्रे मैंने आपको बताए थे कहां है, उत्तराखंड में है। तो जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना भी कहां हो जाएगी, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर इसकी डिटेलिंग दी हुई है ना। साथ ही साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, 2028 तक पूरी होगी, तो आपको ये याद रखना आना चाहिए क्या क्या फैक्ट हमें किसी भी प्रश्न के बारे में पढ़ने हैं। कब शुरू किया गया, कब मंजूर होगा, है ना, और इसका उद्देश्य नैनीताल जिले में रामगंगा की सहायक नदी गोला पर, है ना, गोला नदी पर डैम बनाना है। इसके साथ साथ ये जिले और उत्तर प्रदेश के भी 2 जिलों को, रामपुर और बरेली जिलों को सिंचाई में जो है ये हेल्प करेगी। आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट उद्भव के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। बेसिकली प्रोजेक्ट उद्भव है क्या, गवर्नमेंट द्वारा सेना के लिए इनिशिएट किया हुआ एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट उद्भव, जो क्या बताता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत, है ना, जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं, हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें सैन्य नीति का किस तरीके से वर्णन है, उस चीजों को हम अपनी सेना के यूज में, अपनी सैन्य विधियों में इंप्लीमेंट करें, उनको
लागू करें, है ना, इस चीज से रिलेटेड है प्रोजेक्ट उद्भव। ठीक है, आप कभी शायद ही आपको पढ़ाया गया होगा, कभी शुक्र नीति देखिएगा। शुक्र प्रॉपर सेनाओं का वर्णन करते हैं, शुक्र करते हैं, कौटिल्य करते हैं, कामंदक करते हैं, ये सब प्रॉपर सेनाओं का वर्णन करते हैं कि राज्य के पास कैसी सेना होनी चाहिए, कितने प्रकार के सैनिक होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, इस लेवल तक का वर्णन है। ठीक है, चलिए खैर, तो प्रोजेक्ट उद्भव के संदर्भ में क्या सही है? गाजियाबाद में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ हुआ। सारी बात सही है, इसमें स्थान गलत दे रखा है, गाजियाबाद में नहीं हुआ, यह हुआ है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो स्टेटमेंट एक गलत हो जाएगा। फिर भारतीय थल सेना एवं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच सहयोगात्मक पहल है, यह बात बिल्कुल सही है। थल सेना जो स्थल वाली सेना है, और ये यूनाइटेड यूएसआई, ठीक है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यूएसआईआई के जो है बीच सहयोगात्मक पहल है, तो केवल 2 सही हो जाएगा। सही विकल्प पूछा है ऑप्शन नंबर बी। ये प्रॉपर डिटेलिंग इसकी है जो मैंने आपको बोल के बता दी, ये थोड़ी सी किताबी भाषा है, वो मेरी अपनी भाषा थी। चलिए, कस्तूरी कॉटन भारत के किस मंत्रालय की पहल है? कस्तूरी कॉटन.com नाम से वेबसाइट बनाई गई है। कॉटन को प्रमोट करने के लिए, भारतीय कपड़े को प्रमोट करने के लिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रूप में उसको लाने के लिए कस्तूरी कॉटन के नाम से वेबसाइट बनाई गई है। किसने बनाई है? कपड़ा मंत्रालय ने बनाई है। ठीक है, कपड़ा मंत्रालय ने बनाई है। ठीक है, यह प्रॉपर डिटेल हुई है कस्तूरी कॉटन भारत, इसका पूरा नाम है कस्तूरी कॉटन भारत। कपड़ा मंत्रालय भारतीय कपास निगम व्यापार निकायों और उद्योग का एक संयुक्त वो है उद्यम, और प्रॉपर इसकी डिटेलिंग दी है। कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड की घोषणा करी थी इससे पहले अक्टूबर में, और अब इसका प्रॉपर जो है इसकी ब्रांडिंग के लिए काम किया जा रहा है। तो कस्तूरी कॉटन याद रखोगे। चलो, ग्रीन वार रूम कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया है? ग्रीन वार रूम बेसिकली क्या था? दिल्ली में आप देखते हो कि जाड़े के समय, है ना, क्योंकि अक्टूबर का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, अभी करने लग जाओ, सर जाड़ा कहां है, अब तो गर्मी शुरू हो गई, सर ने गलत बोल दिया। तो चूंकि अक्टूबर का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, अक्टूबर माह में हुई घटनाएं देख रहे हैं, तो ये जो है आपका ग्रीन वार रूम कार्यक्रम, ये किसने बेसिकली बनाया? वायु प्रदूषण, दिल्ली में आप देखते हो कि जाड़ों में जो है फोग स्मोक वाली दिक्कत हो जाती है, और पास की भी चीजें दिखनी बंद हो जाती हैं, सूर्य भगवान छुट्टी चले जाते हैं, ये सब दिक्कतें होती हैं। इसलिए पहले से दिल्ली सरकार द्वारा ग्रीन वार रूम नामक एक योजना तैयार की गई, जिसमें देखा गया कि किस किस चीज से ज्यादा प्रदूषण होता है, किस किस चीज को हम रोक दें, इत्यादि इत्यादि। तो ग्रीन वार रूम कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया है? वायु प्रदूषण के लिए। पूछे किसने शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने। ठीक है, प्रॉपर ये डिटेल दी है। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के द्वारा दिए गए उत्तर से सही उत्तर को कूट लीजिए। ये प्रमुख नियुक्ति व्यक्ति हैं और ये हैं कि कहां उनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखो, एक सवाल में आपके 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, 4 नियुक्तियां कवर हो रही हैं। ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाने की आकांक्षा ज्यादा है, पेपर में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो और अगर सिंगल भी पूछे तो आपको क्या, आपके तो एक सवाल से 4 आइटम तैयार हो गए। देख लेते हैं। इंद्रमणि पांडे, मैंने आपको याद दिखाया था, बिम्सटेक, ठीक है, बिम्सटेक के महासचिव हैं। तो बोले पांडे जी भी हो और इंद्रमणि भी हो, मतलब मणि हो, तो बिम्सटेक, टेक मतलब टाक दो, बोले यही मणि है, इनको ही चचा को बिम्सटेक में टाक दो। टाकना नहीं समझते हो, कतई शहरी वाला को क्या, है ना, थोड़े बहुत देहात का भी ज्ञान रखा करो। जैसे जब आपकी शर्ट का बटन टूट जाता है तो आपको स्वयं भी टाकना आना चाहिए, मतलब उसको टाकना बोलते हैं। तो बिम्सटेक, टाक दो क्या, मणि को टाक दो, ऐसे याद रख सकते हो। अनमोल मजूमदार, मजूमदार है मतलब मजबूत है, बोले मजबूत है तो हमें मजबूत महिला क्रिकेट टीम चाहिए। पुरुष तो हमारे धमाल मचा ही रहे हैं, वैसे महिलाओं ने भी मचा रखा है, लेकिन बोले फिर भी और मजबूती चाहिए, तो अनमोल भी है और मजबूतदार भी है भारतीय महिला टीम क्रिकेट टीम की कोच। मतलब ए का दूसरा बी का पहला, देखो ए का दूसरा बी का पहला कहां है, ए का दूसरा बी का पहला ऑप्शन नंबर बी में है, मिल गया आंसर। चित्ररंजन त्रिपाठी एनएसडी के स्थायी निदेशक, सिद्धार्थ मृदुल, तो ये मैंने कैसे याद रख रखा था, मणिपुर अभी आपको पता है हिंसा की चपेट में रह के गया था, तो सिद्धार्थ मृदुल, बोले भाई साहब मृदुल लेना, थोड़े मीठे रहना, ठीक है, तो इनको मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना के भेजा गया। डी का तीसरा हो जाएगा, डी का तीसरा, सी का 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये प्रॉपर डिटेलिंग दी है। चलो
नीचे दिए गए व्यक्तित्व और उनके क्षेत्रों से संबंधित युग्मों पर विचार कीजिए। अभी पीसीएस भाई सब नहीं पूछ रहे ये वाले सवाल, लेकिन क्योंकि यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, मार आधा पेपर इसी से भरा पड़ा था पिछली बार का, इसलिए पीसीएस वाले भाई और बहनें लोग भी थोड़ा देख लें। लुईस ग्लक क्या है? ये वो व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है, किसी ना किसी क्षेत्र विशेषज्ञ थे, हाल ही में निधन हुआ है। लुईस ग्लक क्या थी? नोबेल पुरस्कार विजेता थी, इनको 2020 में नोबेल पुरस्कार मिला है। डॉक्टर एमएस गिल, ये भी 11वें निर्वाचन आयुक्त थे भारत के, ये भी चाचा चल बसे हैं। वीरेंद्र नाथ दत्ता साहित्यकार, विशन सिंह बेदी, इनके विषय में तो आपने सुना ही होगा। भारतीय क्रिकेट टीम 70 और 80 के दशक में भारतीय क्रिकेट टीम के महत्वपूर्ण हीरो थे। अब मुझे इनमें से 3 पता है, तो 3 या 4 युग्म होगा मेरे हिसाब से। इसमें वीरेंद्र नाथ दत्ता भी जो है साहित्यकार हैं, चारों युग्म सही सुमेलित है, ठीक है, डी ही है, चारों युग्म सुमेलित सही सुमेलित है, ठीक है। चलिए, प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और संगीतकार तीनों है भाई चचा। वीरेंद्र नाथ दत्ता का 23 अक्टूबर को असम के दिसपुर में निधन हो गया। असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब खेल वाली चीजों से आपको क्या याद रखनी चाहिए, ये चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें शामिल किए गए हैं, उसी के हिसाब से मैं बताता चलूंगा। एशियाई पैरा खेल, जिसके पास पैरा लग जाए, ठीक है, तो पैरा ओलंपिक है, एक ओलंपिक होते हैं, एक पैरा ओलंपिक है। पैरा ओलंपिक प्राय जो दिव्यांग लोग होते हैं, किसी भी खेल में अगर पैरा लग गया तो वो दिव्यांग लोगों की प्रतिस्पर्धाओं का खेल होता है। 2023 के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। ध्यान रखना, असत्य पूछा हुआ है, असत्य विकल्प का चयन करना है। चीन के हांगझू में 22 से 28 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। सबसे पहले आपको याद रखना है आयोजन इसका कहां हुआ है, यह स्टेटमेंट सही है ना। किसी भी गेम के विषय में 4-5 फैक्ट पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए। नंबर 1 कि उसका आयोजन कहां हुआ है, ठीक है। नंबर 1 क्या, उसका आयोजन कहां हुआ है, कब हुआ है। एशियाई पैरा में चौथे संस्करण में भारत ने कुल 111 पदक जीते। यह पता होना चाहिए कि भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। स्वर्ण याद रख सकते हो तो रख लो, लेकिन कुल पदक आपको ध्यान होने चाहिए। प्लस तालिका में भारत का कौन से नंबर पे है, यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। भारत पदक तालिका में एशियाई पैरा ओलंपिक में 5वें नंबर पे था, ना कि तीसरे नंबर पे। यही सब तो हो जाएगा। चीन ने 214 स्वर्ण सहित 521 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल करा। तो शीर्ष स्थान तो आप किसी भी जो है गेम में देखेंगे ही। तो गेम कहां हुआ, कब हुआ, उसका शुभंकर, ठीक है। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया, भारत ने कुल कितने पदक जीते, किस स्थान पर रहे और शीर्ष पे कौन भाई साहब रहे। अपने आप सवाल के सही होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। प्रॉपर डिटेलिंग ये दी हुई है। आगे चलते हैं। 19वें एशियाई खेल, तो फिर इसमें से भी वही बात याद रखेंगे कि संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन चीन के हांगझू में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर को हुआ, ठीक है। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने 28 स्वर्ण सहित कुल 111 पदक जीते। तो आप अगर कुल पदक याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह सही नहीं है, क्योंकि कुल 107 पदक जीते हैं। मतलब स्टेटमेंट एक सही है जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको साथ साथ बताता चल रहा हूं। पढ़ने का तरीका आपका इवॉल्व होगा, पढ़ने के तरीके में हमें क्या क्या परिवर्तन करने यह आपको पता होना चाहिए। 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव कहां आयोजित किया गया। नेशनल लेवल का श्री अन्न महोत्सव दिल्ली में आयोजित किया गया था, लेकिन यह उत्तर, क्योंकि दिल्ली नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया। कहां, लखनऊ में, ठीक है। श्री अन्न क्या है, बेसिकली मोटा अनाज जो आपका है, बाजरा है और इस ज्वार है, इस तरीके के जो मोटे अनाज हैं उनको बेसिकली श्री अन्न नाम दिया गया है। श्री अन्न के प्रमोशन के लिए श्री अन्न महोत्सव कहां आयोजित किया गया, लखनऊ में। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2028 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, उसमें भी अब श्री अन्न दिया जाने लगा है। प्राय उसमें बाजरा दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो व्याख्या सी हो जाएगी। ये प्रॉपर डिटेलिंग है कि जिन किसानों ने बढ़िया बाजरा उत्पन्न किया उनको पुरस्कृत भी किया गया, इत्यादि इत्यादि। आगे चलते हैं।
पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन कहां किया गया? देखो 3D प्रिंटेड इमारत समझ लो बेसिकली होती क्या है। जैसे आपको कोई कोई कमरा बनाना है, आप क्या करो, एक तरीका तो ये नॉर्मल अपना मिस्त्री भाई को बुलाओ, वो सीमेंट ईटा वीटा बिल्कुल एकदम ठक ठक करके बढ़िया करके सेट कर दे। एक ये है कि आप कंप्यूटर से डिजाइन करो, आप कमरा कैसे बनाओगे, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को आप बना लो और लाके असेंबल कर दो, दैट इज 3D प्रिंटेड हाउस या 3D प्रिंटेड सिस्टम। ठीक है, तो कहां किया गया? इसका उद्घाटन किया गया पहली जो थी केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसका नाम दिया गया है इमारत का अमेज 28। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देश का पहला 3D डाकघर कहां खोला गया? मैंने आपको याद कराया था, डाकघर और बैंक लगभग सेम काम करने लगे हैं, क्योंकि डाकघर भी अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बन गए हैं। तो आप याद रखो, डाकघर है मतलब बैंक भी होगा शामिल, मतलब बेंगलुरु। ठीक है, बात याद हो गई। ये मैं जब आपको कलेक्टिव करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाया था आरोग्य परीक्षा से पहले, तब भी आपको यह सिस्टम याद कराया था। आगे चलते हैं। भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के विषय में सही विकल्प चुनिए। बेसिकली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम क्या है? इसमें एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई गई है मेट्रो की तरीके से, जो कि लगभग लंबे रूट पर चलेगी, है ना। दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक इसका बेसिकली रूट होगा जहां पर यह चलेगी। तो इसको नाम दे दिया गया है वंदे भारत की तर्ज पर ही नमो भारत। बेसिकली इसका नाम क्या था? RRTS, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, क्षेत्रीय रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इसका ट्रेन का नाम था। तो पूछ रहा है सही विकल्प को चुनिए। इनमें से क्या सही विकल्प है? तो इसका पहला जो चरण शुरू हुआ है दिल्ली के साहिबाबाद में, पहले RRTS का उद्घाटन किया। साहिबाबाद उत्तर प्रदेश का भाग है, ना कि दिल्ली का, गलत हो जाएगा। यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल क्षेत्र है। तो सेमी हाई स्पीड नहीं है, हाई स्पीड रेल ट्रेन है। प्रथम चरण में यह रेल सेवा 27 किलोमीटर की होगी, नहीं 17 किलोमीटर चली थी साहिबाबाद से दोहाई तक। ठीक है, यह ट्रेन दिल्ली और मेरठ के बीच 82 किलोमीटर तक लंबे रूट पर चलाई जाएगी। यही फैक्ट सही है। टोटल जो इसकी लेंथ होगी, लंबाई होगी, वो दिल्ली और मेरठ के बीच होगी। कितनी होगी? 82 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी उत्तर है। ये इसके प्रथम चरण में 5 स्टेशन होंगे। कौन कौन से? साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दोहाई और दोहाई डिपो। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो हल्दी हमारा प्रोडक्ट है ना, और मेडिसिनल प्रोडक्ट भी है, खाने में तो आराम से घर वाले यूज करते ही हैं। तो पहला जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो भारत सरकार ने 4 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है, अधिसूचित कर दिया है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? अक्टूबर में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बना दिया है। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। मतलब सबसे ज्यादा हल्दी हम ही उगा रहे हैं, हम ही खा रहे हैं। हमें बताओ कौन सी चीज बिना हल्दी के बनती है हमारे यहाँ? चावल भी हल्दी डाल के बनते हैं, सब्जी में तो पड़ती है। कोई आइटम ले आओ, बिना हल्दी के काम नहीं चलना जी। तो दोनों बात सही है, पर उसकी सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2023 में किस इफ्को में नैनो डीएपी तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया था? बहुत फेमस ये फैक्ट था, अपने देश के माननीय गृह मंत्री जी ने जो है इसका उद्घाटन किया था, है ना। कलोल, गुजरात के कलोल में इसका उद्घाटन किया गया। तरल गांधीनगर जिले में पड़ता है, गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोर में इफ्को के नैनो डीएपी तरल यूरिया का संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो आप इसको याद रखोगे, इफ्को का है और गांधीनगर गुजरात के कलोल में है। उद्घाटन कौन कर रहा है? अमित शाह जी। गुजरात के धोराडो, ठीक है, धोराडो जहां आपने पढ़ा होगा, वैसे ही ये भी खूब फेमस फैक्ट था। अगर आपने थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में होगा, परीक्षा से पहले पढ़ के गए होंगे। गुजरात का बेस्ट पर्यटन गांव जो है इसको माना गया था। विच इंस्टीट्यूट गेव द अवार्ड ऑफ बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 टू धोराडो ऑफ गुजरात। ठीक है, आपसे पूछ रहा है किस इंस्टीट्यूट ने दिया? वो दिया आपका UNWTO, यूनाइटेड नेशन बर्ड ट्रैवलिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी समथिंग इसका नाम है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण पर्यटन संगठन ने। अब आप कॉमन सेंस से भी सोचोगे ना, तब भी आप इस सवाल का आंसर दे लोगे। WTO ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाला पर्यटन को क्यों देगा, है ना। इसी तरीके से जो विकल्प है, तो आप कॉमन सेंस से भी सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो और इसका आयोजन कहां हुआ था? अक्टूबर में उज्बेकिस्तान के समरकंद में जो है इसकी मीटिंग का आयोजन हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, अक्टूबर 2023 में मत्स्य संपदा जागृति अभियान पर एक कार्यशाला का आयोजन कहां किया गया? कोच्चि में यह कार्यशाला का आयोजन किया गया। मत्स्य संपदा मतलब मछलियों को, जो कोस्टल एरिया है वहां का प्रमुख फूड होता है समुद्री फूड, उनमें से एक जो है मुख्य रूप से है मछली। तो प्रॉपर जो है इसकी डिटेलिंग दी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सूफीवाद और कश्मीरियत पर सद्भावना सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित उन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कश्मीरियत और सूफीवाद, सूफीज्म हम पढ़ते हैं मिडिवल हिस्ट्री में, एक विचारधारा है सूफीवाद। ठीक है, चलिए, जो थोड़ा सा इस्लाम का लिबरल स्वरूप रिप्रेजेंट करता है। तो भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन द्वारा इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। बात बिल्कुल सही है, कश्मीर में किया गया था, श्रीनगर में। इसकी थीम सूफीवाद और कश्मीरियत, शांति और सद्भाव का एक उदाहरण थी। दोनों बात सही है। पूछ रहा है क्या सत्य है, तो 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं, है ना। श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया था, ये प्रॉपर इसमें डिटेलिंग में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए, भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन पूछ रहा है आपसे, कहां किया गया? 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक नई दिल्ली में। ठीक है, अपनी दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय भाषा उत्सव के एक भाग के रूप में 2 दिवसीय भारतीय प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इस प्रकार के जो शिखर सम्मेलन है भाई, भारतीय भाषा है, भारतीय ग्रंथों पर कुछ हो रहा है, इस प्रकार के जो भी शिखर सम्मेलन हो रहे हैं उनका स्थान भी आपको ध्यान रहना चाहिए। आगे देखते हैं, किस राज्य से संबंधित बसोहली पश्मीना को जीआई टैग दिया गया है? तो पश्मीना शॉल, बसोहली पश्मीना को जीआई टैग दिया गया है, आपकी कहां से रिलेटेड है? जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, चलो, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह बेसिकली कहां आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है प्रतिस्पर्धा सम्मेलन। बात ठीक है। इसको भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने नहीं आयोजित किया है, भारतीय प्रतिस्पर्धा संघ है ना, उसने आयोजित किया है। ठीक है, चलिए, आयोग, सॉरी, आईसीसी, सीसीआई, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, इन्होंने जो है इसको ऑर्गेनाइज किया था, नई दिल्ली में हुआ था। इसका बेसिकली जो क्या था कि इस सम्मेलन का विषय प्रतिस्पर्धा कानून, नीति और नए मुद्दों और आयाम, परिप्रेक्ष्य और चुनौतियां। 2025 में 9वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा जो है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलो, अब ब्रिक्स में भी देशों की संख्या बढ़ गई है, आपको पता ही है। गगनयान का पहला टेस्ट व्हीकल एवॉर्ड मिशन 1 कहां सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? गगनयान मिशन क्या है? भारत अब अंतरिक्ष में मनुष्य भेजने की तैयारी कर रहा है, मनुष्य को भेजने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो इस मिशन को नाम दिया गया है मिशन गगनयान। उस पर काम चल रहा है और उसका पहला टेस्ट व्हीकल अवार्ड मिशन, मतलब पहला हमने जो है देखा कि भैया कैसे कैसे क्या क्या काम कर रहा है, इसको कहां से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ही प्रक्षेपित करते हैं मैक्सिमम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्प को चुने। कोई भी नई मिसाइल अगर टेस्ट की जा रही है, नई मिसाइल का नया संस्करण टेस्ट किया जा रहा है, कोई भी युद्धपोत है, विध्वंसक जहाज है, इन सब चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। किस प्रोजेक्ट के तहत वो बन रहा है, मारक क्षमता उसकी कितनी है, कहां से कहां पे मार करने में सक्षम है, ये सब फैक्ट आपको पता होने चाहिए। तो 18 अक्टूबर तो अक्टूबर में किया गया है, बात सही है। यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया। ब्रह्मोस वर्ष 2005 में नौसेना में शामिल किया गया था। इस मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर नहीं है। ठीक है, यही गलत हो जाएगा। मारक क्षमता इसकी 490 नहीं है, मारक क्षमता इसकी कितनी है? 290 किलोमीटर। तो आप ब्रह्मोस से रिलेटेड अब कोई नई मिसाइल टेस्ट हुई तो कहां हो रही है, किस प्रोजेक्ट के तहत हो रही है ना, और कब भारतीय सेना में शामिल किया गया, इत्यादि इत्यादि उसके विषय में आपको फैक्ट
पता होने चाहिए। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO हैज अप्रूव्ड द वैक्सीन R221 मैट्रिक्स M4, है ना। तो ये नई वैक्सीन को मंजूरी दी है R21 मैट्रिक्स M, है ना, ऊपर भी दिया हुआ है R21 मैट्रिक्स M। तो ये किसके लिए है? M फॉर मलेरिया, याद रख लोगे, M फॉर मलेरिया, मलेरिया के लिए जो है नई वैक्सीन को मंजूरी दे दी है WHO ने, ठीक है। ये प्रॉपर डिटेल इसकी दी हुई है। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहां दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित कर रहा है? तो इसरो का जो एक स्पेस पोर्ट है आपका श्री हरिकोटा द्वीप, जो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहां है। उसके साथ साथ अब दूसरा, क्योंकि जो है इसरो ने अब कुछ व्यापारिक कार्य भी शुरू कर दिए हैं, कुछ बड़ी इंस्टीट्यूट को अपने उपग्रह भेजने हैं, कुछ देशों को अपने उपग्रह भेजने हैं, तो हम सबसे सस्ता सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं उपग्रह भेजने के लिए। तो जो क्या कहते हैं, इसरो के अपने उपग्रह के सिवा दूसरे उपग्रह भेजने के लिए हम तमिलनाडु में एक जो है जगह है, उसका नाम कलीरी पुलुटलू ऐसे करके बड़ा सा नाम है, देख लेंगे अभी, वहां स्थापित कर रहे हैं दूसरा स्पेस पोर्ट, ठीक है। ये देखो तमिलनाडु के थुथुकुंडी जिले के कुलेरसेकपट्टिनम, ठीक है, इसमें जो है नया पोर्ट स्थापित करा जाएंगे, है ना, करा जाएगा इसरो के लिए। ध्यान रखना है ये कुलेरसेकपट्टिनम पुराने समय में प्राचीन बंदरगाह के रूप में भी इसके प्रमाण मिलते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों में। तो यही इसमें डिटेल दी गई है। आगे चलते हैं। विश्व के पहले पुरुष गर्भ निरोधक के क्लिनिकल परीक्षण किस देश में पूर्ण हुआ है? ICMR ने पुरुष गर्भ निरोधक मतलब क्या है? जैसे स्त्री के महिलाओं को गर्भ निरोधक जो है सिस्टम किया जाता है ताकि यौन संबंध बनाने के दौरान बच्चे पैदा ना हो, इसलिए, ठीक है, लोग करवाते हैं। उसके साथ साथ कि एक्स्ट्रा बच्चे ना हो इसलिए। तो विश्व के पहले पुरुष गर्भ निरोधक जो है गर्भ निरोधक टीका है, बेसिकली ये इसका क्लिनिकल टेस्ट किया गया है। किसने किया है? ICMR कर रहा है, भारत का ICMR। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में किया गया है। और भारत का भी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ICMR ने जो है इसको किया है। चलिए, और प्रॉपर इसकी डिटेलिंग दी है कि वो कैसे काम करता है, क्या होता है, क्या क्या होता है। चलिए, उतना डीप मुझे नहीं लगता यूपीपीसीएस आपसे पूछेगा। जहां तक जो सवाल मुझे जितना लेवल का लगता है कि यहां से ये चीज ऐसे पूछी जा सकती है, उस लेवल तक मैं आपको उतारने का पूरा प्रयास करता हूं। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 15B के तहत बने पहले INS विशाखापत्तनम को 21 नवंबर 2021 को कमीशन किया गया था। नौसेना को गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इंफाल 20 अक्टूबर 2023 को सौंपा गया है। तो ये तो बात सही है INS इंफाल वाली। INS इंफाल को रक्षा मंत्रालय के शिपयार्ड मझगांव, ये भी बात सही है। वो पूछ रहा है कितने कथन सही हैं। तो मुझे लगता है प्रोजेक्ट 15B एक प्रोजेक्ट है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी इस प्रकार की चीजें आ रही हैं तो किस प्रोजेक्ट के तहत आ रही है? जिसके तहत 4 बेसिकली मिसाइल जो है सिस्टम लगाए जाने थे। तीनों फैक्ट सही है, ठीक है। 20 अक्टूबर को मझगांव डाक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 15B के तहत तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS इंफाल भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी एक होती है बेसिकली, है ना। जब कोई भी पनडुब्बी या कोई भी जो है सैनिक जो है उपकरण होते हैं वो कहीं भी डिस्ट्रॉयर के रूप में यूज किए जाते हैं, तो सामने वाला उसको रडार से अपनी ट्रैक कर लेता है। एक रेज आती है रडार से, वो ट्रैक करके बताती है कोई चीज कितनी दूर है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या है? जिस रेस के बेस पे वो ट्रैक कर रहा है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी उस रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है और सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि यहां पे कोई आइटम है। तो प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक शामिल हैं। विशाखापत्तनम, मार्मुगांव, इंफाल और अब तो सूरत भी कमीशन हो गई है नौसेना में। तो ये सभी कमीशन हो चुकी हैं। चलिए, 2023 में शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित पुरस्कार चीजों पर ध्यान दीजिए। रामानुज पुरस्कार जो विश्व के महान गणितज्ञ होते हैं या गणित के क्षेत्र में कुछ बढ़िया सा कार्य करते हैं, उनको रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो हाल ही में प्रोफेसर रुई जियांग झांग को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आप देखो, गणित के क्षेत्र का पुरस्कार है,
प्रतिष्ठित पुरस्कार है, भारतीय व्यक्ति के नाम पे पुरस्कार दिया जा रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस अन्य पुरस्कारों की तुलना में अपने आप ज्यादा हो जाती है। बात सही है। यह पुरस्कार 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है। क्यों सर 32 वर्ष? क्योंकि रामानुजन साहब जो थे उनकी डेथ भी लगभग 32 वर्ष की उम्र में हो गई थी, तो उस उम्र तक जितना उन्होंने किया उस लेवल का अगर कोई काम करता है तो उसको दिया जाता है। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर डी में पहुंच गया, 1 और 2 दोनों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों सही है ना। और आपको एक चीज क्या याद रखनी है, भारत में महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाई जाती है कब? 22 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक फैक्ट आपको यह भी याद रखना है, जैसे गणित का जो कॉमन सवाल है, मजे लेने वाला सवाल है, वो सब यही तो पूछते हैं, बोले बता 2 और 2 कितने हैं? आदमी कहते 4, तो बोले मैं तो 2 और 2 पूछी, कोई प्लस या गुणा थोड़ी लगाया बीच में, 2 और 2 तो 22 होते हैं। तो ऐसे सवाल आपको गांव देहात में खूब लोग पूछते हुए मिल जाएंगे, है ना। 58, 59, 60 में बताओ कौन सा बड़ा है, नहीं क्या 76, 77, 78, 69 में बताओ कौन सा बड़ा होता है। तो इसमें से ठीक है, तो ये चीज ऐसे सवाल आपको खूब मिलेंगे, तो इसलिए याद रखना। तो 2 और 2 वाला सिस्टम आपको याद हो जाएगा। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजम की जयंती स्मृति में। हाल ही में चर्चित कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मैं कह रहा हूं आपको पता ही नहीं किस राज्य में है, लेकिन अगर मैप का ज्ञान है तो आप तुरंत लोकेट करोगे, यार कैमूर पर्वत श्रृंखला तो बिहार में पर्याप्त मात्रा में है। तो इसमें से बिहार देखो क्या कहीं है, क्या कर्नाटक से कोई मतलब होगा? कैसा नाटक कर रहे हो? क्या पश्चिम बंगाल से कोई मतलब होगा? झारखंड और बिहार अगर आप मैप पे लोकेट कर पाते हो कैमूर, तो आप कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य भी लोकेट कर लोगे, बिहार में होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ठीक है, कैटलिन कैरिको और बाइसमैन। मैंने आपको ये कैसे याद कराया था? मैंने याद कराया था कैरिको को जो है मैंने याद कराया था क्रैक से, है ना। क्रैक, हमारे यहां कोई व्यक्ति जो है फालतू बोलता है या कम बुद्धि जैसी बात करता है, अनावश्यक बात करता है, तो उसको पागल या क्रैक बोलते हैं। बोले क्रैक है क्या यार? तो इससे भी यही पूछा जा रहा है, बोले क्रैक है, बोले क्रैक नहीं हूं मैं, बाइसमैन हूं, बुद्धिमान व्यक्ति हूं, बाइसमैन हूं, इसलिए मुझे क्या मिला है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। भाई बकवास की बात मत कर ले, कैरिको क्रैक नहीं हूं, बाइसमैन हूं, तो दोनों याद रह जाएंगे। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार ये सब मैंने याद कराए हैं। अक्टूबर माह की घटनाएं जो प्रश्न आते चल रहे हैं वो आपको बताता चल रहा हूं। चलिए, हाल ही में किस स्थान पर भारत ने पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का, इतना चीख चीख के ये सवाल बताया था मैंने, भाई भूलना मत। सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक क्या है? साइकिल चला रहे हो, गर्मी लगेगी, तो गर्मी के लिए ऊपर से ढक दिया गया। ढका किससे? ढक दिया सोलर प्लेट से, ऊपर ढक दिया। तो सोलर रूफ मतलब छत किसकी हो गई? सोलर प्लेट की हो गई। और साइकिल ट्रैक, दो मजे ही मजे वाला सिस्टम हो गया। दो फायदे, है ना, उससे बिजली पैदा हो रही है और चचा को ठंडक में साइकिल चलाने मिल रही है। आनंद ही आनंद। तो आंसर क्या होगा? हैदराबाद इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश में 27वीं विश्व कांग्रेस सड़क कांग्रेस का जो है आयोजन किया गया? तो सड़क आपको पता ही है, सड़क कौन से चाचा देखते हैं? सड़क देखते हैं आपके नितिन गडकरी। भाई तो चेक करते रहते हैं टाइम टाइम पे, जिसे वो खट्टा मीठा वाली पिक्चर में दिखाया, बोले बीच में से मत चेक करो, साइड से चेक करो, साइड में माल कम डालते हैं। तो चचा चेक करते रहते हैं सड़क। तो सड़क को क्या करते रहना चाहिए? चेक करते रहना चाहिए। मतलब चेक गणराज्य में इसका आयोजन हुआ था। चलिए, ये सब मैंने याद कराया है ना, मुझे भी वही सब याद आ रही चीजें तो मैं आपको बताता चल रहा हूं। हाल ही में अक्टूबर 2023 में किस देश में समानता की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो कि भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा है? किया गया कहां? यूएस के मैरीलैंड में इसका उद्घाटन किया गया। इसको नाम दिया गया समानता की प्रतिमा। ठीक है, यूएस के मैरीलैंड में। तो देख लो ऑप्शन नंबर बी, 19 फुट ऊंची इस प्रतिमा का नाम समानता की प्रतिमा रखा गया है। और इसे किस भाई ने बनाया है? जाने माने कलाकार और शिल्पकार राम सुतार ने इसको तैयार किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के किस देश के साथ उमरेई मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण आयोजित किया गया? अब मैं कह रहा हूं तुम्हें नहीं पता,
कॉमन सेंस लगाते हैं। देखो पहली बात तो आपको एक फैक्ट दिया है उमरोई मेघालय, दूसरा दिया है संप्रीति। तो आप सोचो मेघालय का अभ्यास कर रहे हैं, क्या मेघालय में अभ्यास करने श्रीलंका को तब तकलीफ नहीं होगी? मतलब अगर श्रीलंका के साथ ये अभ्यास करना होता, कॉमन सेंस देखो तो पास में नहीं कर लेते, श्रीलंका के आसपास कर लेते, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। मालदीव भी इधर ही है तो उसको नीचे भी तमाम जगह है, मलेशिया भी नहीं, बांग्लादेश हो जाएगा, क्यों? मेघालय बगल में ही है। और संप्रीति मैंने आपको वैसे भी याद कराया है, हसीना दीदी शेख हसीना, ओ हो जैसी साड़ी तुम पहन के आओगी वैसे ही कोट पैंट में पहन के आऊंगा, आगे की बात आप समझते हो, ठीक है। तो क्या है कि हसीना दीदी जैसी हैं, संप्रीति है भाई, एकदम बढ़िया सी हैं, ठीक है। तो याद रख लोगे संप्रीति हम किसके साथ करते हैं, वैसे भी बांग्लादेश याद रखोगे, और कॉमन सेंस से भी मैंने आपको बता दिया। चलो हाल ही में 50 प्रश्न है, ज्यादा प्रश्न नहीं है, लगभग 10 प्रश्न और रह गए हैं, 10 मिनट में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। हाल ही में किस देश ने प्रोजेक्ट बल्कन 2020 शुरू करने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत विश्व के सबसे शक्तिशाली लेजर को डेवलप किया जा रहा है? तो ये किसने की है? ये की है आपकी यूनाइटेड किंगडम, यूके, या आप लिख सकते हो ग्रेट ब्रिटेन। आगे चलते हैं। पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन पाटा, ठीक है, पट्टा नहीं पाटा, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। हाल ही में पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 के 46वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ठीक है साहब, बात है ना। तो इस प्रकार के अगर कोई आयोजन हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, विशेषता उसको तो आप याद रखोगे ही, ठीक है। चलो इसकी स्थापना वर्ष कितना है, तो कोई भी संगठन है उसका स्थापना वर्ष, उसका मुख्यालय, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। दोनों कथन सत्य हैं, वही आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए कौन सा सही है। सर दोनों सही हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में किस राज्य में मिलक नदी में मछली की नई प्रजाति बादिस लिमाकुमी की खोज की गई है? ये किस में खोज की गई है? ये की गई है नागालैंड, ठीक है। नागालैंड के फजल अली कॉलेज में प्राणी शास्त्र के प्रोफेसर लिमाकुम के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये किस जो है एक आज तक नहीं ये मछली की प्रजाति देखी, बादिस लिमाकुमी। तो कैसे याद रख सकते हो? बादिस, बोले भाई साहब दिखी नहीं है, बादिस, ठीक है, मतलब पुरानी सी नाम साउंड नहीं हो रहा, बासा बोलते हैं तो बादिस ऐसे ही कुछ है, तो बोले दिखी नहीं है, ठीक है, याद रख लेना। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो भाई प्रधानमंत्री किसी की किसी के फोटो के आगे माला चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, है ना, उनकी तारीफ कर दे, कोई नया आइटम ले आए उसका जिक्र कर दे, किसी नए हस्ती का जिक्र कर दे, किसी को कोई पुरस्कार दे दे, किसी के नाम पे कोई पुरस्कार दे दे, उनकी मूर्ति बनवा दे, इस तरीके का अगर किसी व्यक्तित्व के साथ संबंध हो रहा है प्रधानमंत्री का या भारत सरकार का, तो वो सवाल आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नानाजी देशमुख के साथ देखते हैं क्या, इन्होंने चित्रकूट में भारत के पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय की स्थापना की, है ना। याद रखोगे चित्रकूट में कर रहे हैं पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय भारत का भी पहला है चाचा, ठीक है। इन्होंने आचार्य विनोबा भावे के साथ भूदान आंदोलन के रूप में सक्रिय भाग लिया। भूदान आंदोलन क्या था? आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था कि बाबूजी जिसके पास भी ज्यादा भूमि है, ठीक है, जिसके पास भी ज्यादा भूमि है वो अपनी भूमि क्या करते हो, दान कर दो। आजादी के बाद जमींदारी प्रथा के एवोल्यूशन के लिए और लोगों को भूमि दिलवाने के लिए, दोनों बात सही है, एक और दो दोनों सही हैं। अब तो नानाजी देशमुख को भारत रत्न भी दे दिया गया है, ठीक है। 1916 में महाराष्ट्र के हैं तो नानाजी देशमुख हैं, है ना, कहां के हैं? महाराष्ट्र के हैं। उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, है ना। प्रमुख व्यक्तित्व थे आचार्य विनोबा भावे के साथ, और पहला जो है बनाया पद्म विभूषण मिला है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, मरणोपरांत भारत रत्न भी इनको दे दिया गया। चलो निम्नलिखित में किसे 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार मिला है? माइकल डगलस, चचा को खूब पुरस्कार मिले हैं। तो ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट फिल्म पुरस्कार हैं उनको भी आप देख लेंगे, ध्यान रखेंगे। किस देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया? तो मैंने आपको सारे ऑपरेशन याद कराए थे, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्त, सब कराए थे। जैसे दोस्त हमने तुर्की के किया था, अजय जो हमारे इजराइल, अजय इजराइल ऐसे बोल के भी याद कराया था, जो भाई लोग हमारे वहां फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए चलाया था। और गंगा यूक्रेन से जो लोग निकाले थे उनको चलाया था। चलो तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को नामित किया गया है? भारत को नामित किया गया है, ठीक है। तो याद रखना बिम्स्टेक के वो बताए थे, बोले टांक लो, बोले किसे टांक लो? इंद्र जैसी मणि है, मणि कोई शर्ट में टांक लो, तो याद कराया था बिम्स्टेक के अध्यक्ष
इंद्रमणि पांडे, ये अलग चीज है, लेकिन मैंने ध्यान दिला दिया आपको। चलो, मेरी आदत है बीच बीच में मैं ध्यान दिलाता रहता हूं, ऐसा कुछ आइटम होता है। चलो, पोंटस टेक्टोनिक प्लेट की खोज किस महासागर में की गई है? इंपॉर्टेंट सवाल। टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स आपने पढ़ा होगा, तो आप जानते हो कि पृथ्वी की जो ऊपर परत है उसको कुछ प्लेट्स में बांटा गया है ना, उसी पूरी घटना, और उनको जो है प्लेट निरंतर रूप से गतिमान है ना, इस पूरी घटना को या इस पूरे सिस्टम को नाम देते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। तो एक प्लेट और है पोंटस टेक्टोनिक प्लेट, इसकी खोज की गई है। ये बेसिकली क्या है, ज्यादा और कम जो है घनत्व के कारण ये बेसिकली नीचे बैठ गई है, लेकिन प्रशांत महासागर में इसकी पुनः खोज की गई है, प्रशांत महासागर में। तो पोंटस टेक्टोनिक, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, पोंटस याद कर लेना, प्रशांत, पास से पोंटस पास से प्रशांत, दोनों में आगे गा जो है पाक काला कर लेना, बात समझ में आ जाएगी। सी, ठीक है। बोर्नियो द्वीप के आसपास है, बोर्नियो द्वीप आप समझते हो, बोर्नियो द्वीप जो आप इंडोनेशिया देख रहे हो ना, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक, 4 द्वीप, उसके ऊपर एक द्वीप पड़ता है इधर दक्षिण एशिया में। लो, ये रहा आपका प्यारा भारत, मान लो दक्षिणतम एरिया, फिर ये इधर से जो म्यांमार और इंडोनेशिया के 4 द्वीप शुरू होते हैं, यहां पड़ता है बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में पड़ता है, बेसिकली 3 कंट्रीज में डिवाइडेड है ना। नीचे वाला एरिया जो है वो कालीमंतन वाला एरिया पड़ जाता है, ये इंडोनेशिया का है, ये वाला हिस्सा जो है मलेशिया है, और ऊपर वाला एक यहां छोटू सा भाई रहता है, वो कौन है, वो है ब्रूनेई, ठीक है। 3 कंट्री में जो है डिवाइडेड है। चलो, हाल ही में किस स्थान पर नाइलिट परिसर में उत्तर प्रदेश का पहला रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब स्थापित किया गया है? तो अगर आपको नाइलिट भी पता हो, NILET भी पता हो, ये कहां है, गोरखपुर में है, और इसी इंस्टीट्यूट में क्या है, भारत उत्तर प्रदेश का पहला, अब देखो पहला आइटम जहां आ जाए, घर का पहला, बाजार का पहला, पहली दोस्त, पहला सब कुछ याद रहता है ना। चलो सर, पहली पत्नी मत कहना, है ना। चलो, पहली रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन कहां किया गया है? गोरखपुर। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखोगे। आगे देख लेते हैं आज का अंतिम सवाल। निम्नलिखित में से कौन देश का पहला राज्य है जिसने कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारियों की भी न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने की घोषणा की है? भाई, कॉन्ट्रैक्ट पे कोई काम कर रहा है, कल तक मिल रहा है उसे 100 रुपए, आज से कह दी चचा तुझे 80 रुपए मिलेंगे, काम करना हो तो कर, वरना अपने घर को जा। अब चचा के पास कोई दूसरा और काम नहीं, तो चचा मजदूरी में काम करेगा। तो झाड़ है इसमें बहुत, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर में झाड़ है। तो झारखंड ने कहा ऐसे सारे झाड़ में खत्म करता हूं, न्यूनतम मजदूरी फिक्स कर देता हूं। कर दी भाई साहब न्यूनतम मजदूरी फिक्स, कितनी, अब वो जितनी उनकी मर्जी उतनी। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए भी मिनिमम सैलरी वेजेस भी फिक्स कर दिया है, किसने, झारखंड ने, ठीक है। चलो, तो इसके साथ आपका जो है पूरा ये समाप्त होता है अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स। बेसिकली आपके मेंटरशिप प्रोग्राम की क्लास है, लेकिन आप YouTube पे भी एज ए डेमो इसको देख पा रहे हैं। तो मेंटरशिप 2.0 में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 5 तारीख उसकी लास्ट डेट है। 100 से भी कम सीट्स उसमें रह गई हैं। मुझे भीड़ की जरूरत नहीं होती भाई, ठीक है। अन्य संस्थानों की तरह नहीं, बच्चों से मतलब नहीं है, वो रिवीजन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम मार एडमिशन लिए जा रहे हैं, क्या फायदा भाई, कहां ले जाओगे पैसा, ठीक है। चलो खैर, वो एक अलग सिस्टम है ना। क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना। मंथली करंट अफेयर्स अगर मुझसे चाह रहे हो तो मैं उसके लिए प्रयास आपके लिए कर सकता हूं। बाकी आपकी परीक्षा में समय है, लेकिन समय को जाने मत दीजिए, मजबूत तरीके से तैयारी करते रहिए। आपको अगर स्वयं से पढ़ाई करने में डिस्टर्ब हो रहा है तो आप डिकोड एग्जाम का मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको डेली टारगेट्स, उसका टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन और एक रिवीजन, 3 बार रिवीजन, और एक रिवीजन पूरे हो जाने के बाद 10 जीएस के टेस्ट, 10 सीसेट के टेस्ट, 10 हिंदी के टेस्ट भी आपको मिलेंगे। चलिए, तो अभी समय है, बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। फिर मिलता हूं आपसे किसी अगली बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।